महिला अदालत जाकर देखें मजिस्ट्रेट की जी, तो आप देखेंगे इतनी लंबी लिस्ट है और इतने ज्यादा लोग हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। और यदि कोई कुंवारा आदमी वहां चला जाए तो वो जीवन में शादी ना करे। मोमडन एक्ट में लिखा हुआ था पहले मुक्ता मैरिज। मुक्ता मैरिज थी मैरिज फॉर कॉन्ट्रैक्ट और फॉर ए लिमिटेड पीरियड। अब दहेज लड़कियां ले रही हैं कंप्रोमाइज के नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे। उनको 50-50 लाख, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया चाहिए। उनके अंदर जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट ज्यादा आती है उनमें इंस्टेंट एफआईआर के वुमन के अगेंस्ट यदि एलिगेशन हो तो तुरंत एफआईआर के आदेश की डायरेक्शन है। तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। यदि मैं आपको बेटा एड्रेस करते हुए आपके हाथ पे रख रहा हूँ तो वहां मेरी नीयत खराब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ मेल फीमेल स्वीपर क्यों नहीं है और मेरी बच्ची के हाथ एक मेल स्वीपर ने कैसे जमाए। 4 साल 4 महीने के बाद उसकी जमानत हुई थी। जब दिल्ली जैसे महान नगरों से घरेलू हिंसा जैसे मामले सामने आते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में निंदनीय होते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, नेताओं की नगरी है, और अगर ऐसे शहरों से अगर ये घरेलू हिंसा जैसे मामले आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें मतलब सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि ये देश की राजधानी में चल क्या रहा है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील ललित वर्मा जी। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत नमस्कार जी। सर, जैसा कि हम दिल्ली में आए दिन देख रहे हैं, हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि घरेलू हिंसा के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपका इसको लेकर क्या कहना है? कैसे रोकेंगे ये दिल्ली के घरेलू हिंसा के मामले? आजकल अदालतों में जो चल रहा है जी, आप कभी भी फैमिली कोर्ट जाकर देखें और महिला अदालत जाकर देखें मजिस्ट्रेट की जी, तो आप देखेंगे कि वहां इन मुकदमों की इतनी लंबी लिस्ट है और इतने ज्यादा लोग हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। और यदि कोई कुंवारा आदमी वहां चला जाए जी, तो वो जीवन में शादी ना करे, क्योंकि इतने डिस्प्यूट्स मियां बीबी के बीच, परिवारों के बीच चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो आजकल की जो जनरेशन है जी, उनकी सोच में बदलाव है। उनकी जो विदेशी सोच को लोगों ने अपना लिया और विदेशियों ने हिंदुस्तानी सोच को अपना रहे हैं। और हमारे यहाँ जो चल रहा है कि ना बराबरी की बातें करते हैं कि महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं। उस बराबरी की सोच ने इस समाज को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया जहां रिश्तों को समझने की सोच ही खत्म हो गई। सब मोमडन एक्ट में लिखा हुआ था पहले मुक्ता मैरिज। मुक्ता मैरिज थी मैरिज फॉर कॉन्ट्रैक्ट और फॉर ए लिमिटेड पीरियड। उसे मुक्ता मैरिज बोलते थे। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती थी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में इसे एक संस्कार माना गया था। अब इस संस्कारों का तो त्याग हो चुका है दोनों ही तरफ से। ना महिला जिम्मेवार इसकी, ना पुरुष जिम्मेवार इसका। ये दोनों बराबर के जिम्मेवार है। सोच ना होने की वजह से ऐसा नहीं है कि महिला के ऊपर ही अत्याचार होता, पुरुषों पे भी अत्याचार होता। और जिन पुरुषों पे अत्याचार होता है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाते, वो तो दबके रह जाता है। और ये नहीं सभी महिलाओं पे होता है, लेकिन जिन महिलाओं पे एक्चुअल में होता है ना, वो बेचारी कहीं शिकायत करने भी नहीं जा पाती। बिल्कुल। जो गांव की औरतें हैं जिनके ऊपर वाकई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो तो किसी फॉर्म में कहीं शिकायत करने लायक भी नहीं है। तो सर, कहीं ना कहीं ये जो नई पीढ़ी आ रही है, जो ज्यादा पढ़ी लिखी है, इनमें ही ज्यादा ये चीजें देखने को इनमें ज्यादा चीजें यूं आ रही है कि तो लिव इन रिलेशनशिप आ गया। बिल्कुल। आप एक दूसरे को पहले ही वो सारी चीजें करे जा रहे हैं। आपके बीच सोच समझ का फर्क खत्म कर लिया। कोई भी लड़की घर जाके मायके में डोमेस्टिक वर्क करने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल।
सबको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए। आप रखो, मेड रखो, ये रखो, ये काम करें, ये चीज। दूसरा, ये जो नाइट वर्क का ट्रेंड चला है आईटी सेक्टर का, और दूसरा बच्चियां पहले घर से निकलती ही नहीं थी, फिर एल्कोहलिक होना, बिल्कुल बराबरी में होना, किस वक्त आप घर आ रहे हो, किस वक्त आप घर से जा रहे हो, किसी का कुछ नहीं पता। और रह गई बात जिनके साथ हो रहा है, उनके लिए रेमेडी है। वो रेमेडी ये है कि भाई वो ठीक है, लीगल रेमेडी लें, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। जी, अदालत में कानून बना है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल कीजिए। आपके पास सीआरपीसी, नौ बीएनएसएस में लॉ आ गया है कि आपको मेंटेनेंस का राइट है। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको यह भी राइट है कि भैया आपको वो रहने के लिए घर प्रोवाइड करेगा हस्बैंड। दूसरा, अब एक और ट्रेंड चल पड़ा, जी, माफ कीजिएगा औरतों के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूं, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। जी जी, शादी होते ही ये डर सताने लगता है कि यदि ये कल शादी टूटने गई तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। दहेज एक्ट, अब दहेज लड़कियां ले रही हैं, बिल्कुल कंप्रोमाइज के नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे उनको 50-50 लाख, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ रुपया चाहिए। अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जी, एक मामला आया, उनका कंप्रोमाइज हुआ। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था, मामला निचली अदालत के सामने ही था। जी, उस लेडी ने कहा ठीक है, हमारी नहीं निभरी, हम कंप्रोमाइज करते हैं, हम डाइवर्स लेते हैं। तो उस लेडी ने यह कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इनसे। बोले जी आप बताओ परमानेंट एलिमनी क्या सेट हुआ आपका? बोले जी कुछ भी नहीं चाहिए, एक अंगूठी है मेरे पास, ये और मैं लौटाना चाहूंगी। अच्छा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और पूरी अदालत में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का था शायद, तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि इस तरह के भी लोग नहीं निभ रही ना सही, लेकिन कम से कम ये उसका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे। अदरवाइज क्या हो रहा है, कोई ड्राम में भर रहा है, कोई टुकड़े कर रहा है, बिल्कुल सारी झांसी की रानियां हैं, बिल्कुल, कोई बेचारी नहीं रह गई आज के समय में। और जो बेचारियां हैं उनको धक्के ही खा रही हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा। सर मतलब मैंने अक्सर कर ये देखा है, जो गांव की मतलब जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके साथ ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। वो उनके साथ मतलब वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सह लेती हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूंगा कि वो कहीं ना कहीं संस्कारों से आज भी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, जो अपने घर से माँ बाप के यहाँ से ये सीख के आई थी कि इस घर से तेरी डोली जा रही है, अर्थी में वापिस आएगी, और चीजें नहीं, उस घर से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए जहां डोली जा रही है। बिल्कुल, तो उन लोगों की वो मानसिकता की सोच रह गई। वो सोचती है जो भाग्य में लिखा है, जो कुछ है यही है, इसी ससुराल के साथ है और अपने पति के साथ, भाग्य के भरोसे जिंदगी, भाग्य के भरोसे वो जिंदगी शराफत में काटती। रेमेडी उनके पास भी है, पर वो बेचारी जाए कहाँ, सही, किसको शिकायत करें? बिल्कुल, अदालतों में थाने के धक्के खाने आसान नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद अदालतों में जाके कोर्ट में वकीलों के साथ उनकी फीसें, वकील भी, सच्चाई है मैं सेम प्रोफेशन से हूं, लेकिन रिजल्ट तो यही है कि क्लाइंट्स को लूट रहे हैं। सर इस चीज पे अच्छा रोक लगनी चाहिए या नहीं, कि मतलब एक लिमिट फीस रखनी चाहिए कि मतलब जिसका जितना मन हो रहा है? मैं आपको बताऊं, फीस पे कोई रोक कभी लग नहीं सकती। अच्छा, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, राम जेठमलानी जी भी लॉ ग्रेजुएट थे, लेकिन उनकी क्या चार्जेस थे, उनकी अपनी कैपेबिलिटी थी, मेरी अपनी है। एक नया जो बच्चा आ रहा है लॉ करके, उसकी अपना फीस क्राइटेरिया है, किसके पास क्या नॉलेज है। नया डॉक्टर रशिया से करके आ रहा है, वो कितनी फीस ले रहा है,
और एक जो एम्स में इतना साल ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है उसकी अपनी फीस के चार्जेस हैं। तो इस प्रोफेशनलिज्म में ये चीजें तो आप फिक्स नहीं कर सकते। हर आदमी की काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो अपना कितना कंट्रीब्यूशन किस केस को और इस प्रोफेशन को देता है। अच्छा, चलिए सर मुद्दे पे आते हैं। मतलब सर ये एक बहुत मतलब एक सोचने पर मजबूर कर देता है, कैसे इस देश में जो घरेलू हिंसा है वो रुकेंगी, क्योंकि आए दिन बढ़ती ही जा रही है कहीं ना कहीं। तो पुलिसिंग कभी इतनी नहीं हो सकती कि हर आदमी के ऊपर पुलिस नजर रख सके। जी। पुलिस एक्शन में कब आती है? जब क्राइम हो चुका होता। जी। उससे पहले पुलिस को ये नहीं पता होता कि क्राइम होने जा रहा है, मैं रोक लूं। बिल्कुल। वो नहीं कर सकता। वो होने के बाद वो एक्शन में आता। बिल्कुल। लेकिन ये क्राइम हो क्यों रहा है? उसकी वजह है सोच। जी। सोच में बदलाव जब तक नहीं होगा, जब तक क्राइम नहीं रुकेगा। जी। पैसे सबको इजी मनी चाहिए, लड़कियों को भी इजी मनी चाहिए, बिल्कुल। लड़कों को भी इजी मनी चाहिए। काम कुछ करना नहीं, पैसे चाहिए। खर्चे पूरे हो गए, शौक पूरे हो गए, तो वो क्राइम ही करेंगे। बिल्कुल। घड़ियां उठाएंगे, चैन स्नैचिंग करेंगे, हैं ये, क्योंकि गर्लफ्रेंड पाल रखे हैं, गर्लफ्रेंडों ने उनसे गिफ्ट मांगना है, तो कहां से लाएगा? वो चैन खींच के लाएगा, फिर मुकदमा लगेगा, फिर वो जेल जाएगा, अदालतों में जाएगा। सर सरकार को और जो जितने भी एनजीओज हैं उनको सर इस चीज पे रोक लगानी चाहिए कि मतलब घरेलू हिंसा को, हम लोग जगह जगह एनजीओ खोल रखे हैं। एनजीओ खोल रखे हैं, एनजीओ में उन्होंने एडवोकेट्स रखे हुए हैं। जी। थोड़ा सा वो कोशिश करते हैं कि जो विक्टिम्स हैं, जो महिलाएं विक्टिम्स हैं, जिनको कुछ किया जा सकता है, जिनकी मदद कर, तो लीगल पैनल से भी मदद देते हैं। वो अपने उन्होंने लॉयर्स भी रखे हुए हैं। जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए वो लॉयर भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एनजीओ तो सिर्फ हेल्प कर सकते हैं। एनजीओ किसी क्राइम को होने से रोक थोड़ी सकता है। बिल्कुल। एनजीओ तो सिर्फ मदद के लिए है, सरकार समझा सकता है। सरकार का भी ये ले लो, सरकार क्या कर सकती है? सरकार भी क्राइम नहीं रोक सकती, सिर्फ कानून को सख्त कर सकती है। लेकिन जो लेटेस्ट जजमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मिसयूज हुआ दहेज प्रथा के कानून का, डोमेस्टिक वायलेंस का, 498A का, तो जो जजमेंट है अरनेश कुमार का, सत्येंद्र अंटिल का, जी। जो 7 साल तक की पनिशमेंट के केसेस हैं, उनमें थानों में जमानतें होने लग गई, तो मिसयूज रुक गए। अब कोर्ट दोनों तरफ चल रही है। लड़कियां भी क्या कर रही हैं? हस्बैंड से तो दुखी हैं, लेकिन उसने इम्प्लीकेट कर दिया फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैरिड सिस्टर इन लॉ, जी, जेठ, पूरी फैमिली को। तो जब पूरी फैमिली को कर दिया तो अदालत भी सोचने पे मजबूर हुई कि इन दोनों की बनने नहीं, लपेट पूरा परिवार दिया। जी। तो कानून ने वहां जाके कानून बना दिया कि भाई फैमिली मेंबर्स को आप जो है ना परेशान नहीं करेंगे। जी। पहले आप इंक्वायरी करेंगे, हस्बैंड के खिलाफ एक्शन लेना हो तो भी डीसीपी से परमिशन लोगे, उसके बाद आप अरेस्टिंग करेंगे। अब ये क्यों हुआ? ये मिसयूज की वजह से हुआ। जी। 376 में भी अब जमानतें होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि झूठे एलिगेशंस लगने लग गए। जो दहेज का कानून था 498A, इसके साथ एक कानून बनाया, गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला कि पहले महिला आयोग में जाओ शिकायत कराने, वो इंक्वायरी करेगा, और यदि वो फेल हो जाती है तो इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद फिर वो ये चाहेगा कि आपके एफआईआर दर्ज हो, अदरवाइज कोशिश करें कि इसको यहीं शॉर्ट आउट किया जाए। जी। जिसको क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो बना रखा है डिस्ट्रिक्ट में, उसी के हिसाब से मान लिया तो उस CAW सेल में साल 6-6 महीने प्रोसीडिंग्स लटक जाते हैं। कुछ एक तो समझौते हो जाते हैं। तो महिलाओं को ये लगने लगा कि तुम्हें न्याय नहीं मिल रहा,
तो न्याय नहीं मिल रहा तो क्या करें। लेकिन जो बाकी ऑफेंसेस हैं तो आप उनको, उनके अंदर जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट ज्यादा आती है उनमें इंस्टेंट एफआईआर के वुमन के अगेंस्ट यदि एलिगेशन हो तो तुरंत एफआईआर के आदेश की डायरेक्शन है। तो औरतों ने देवर को टारगेट किया, मोलेस्टेशन के लिए एलिगेशन लगाने शुरू किया कि इसने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की, 354 को ऐड कराने के लिए। जेठ और ससुर को टारगेट किया, या तो 54 पे ले गई या 76 पे ले गई ताकि उसे न CW सेल जाना ना कहीं और जाना, सीधी कंप्लेंट थाने में देनी और थाने वाले ने एफआईआर दर्ज कर देनी और उसके पास अरेस्टिंग की सीधी तलवार सर के ऊपर आ गई। अब ये मामले जाने लगे हाई कोर्ट, वहां फिर इनके समझौते भी हो जाते पैसों में, फिर ये क्वेश्चन में जाने लगे। हाई कोर्ट जैसा पूछते हैं पहले क्यों कराई थी, बोले जी गलतफहमी हो गई थी। तो हाई कोर्ट को भी लगने लगा कि ये जो मुकदमे लग के आ रहे हैं इस तरह की डोमेस्टिक इश्यूज में, रेप के और 354 के जो एलिगेशन लग के आते हैं ऊपर, ये झूठे हैं सारे। तो झूठे हैं तो वहां भी हो सकते हो गए, तो उन्होंने वहां भी जमानतें देनी शुरू कर दी, क्वेश्चन शुरू कर दी और कुछ देर तो इसका मतलब फिर वो भी 498 भी लेट डाउन हो गया। सर ये कहीं ना कहीं मतलब सही में अगर कहीं पे रेप हुआ है तो मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप से क्रिएट हो, इनके साथ साथ जो है ना उन बच्चियों के ऊपर भी डाउट क्रिएट हो जाता है जिनके साथ वाकई ये सब कुछ होता है। बिल्कुल उनकी इंटीग्रिटी भी कहीं ना कहीं डाउट में चली जाती है, ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो विशेष समुदाय के बहुत से केसेस जाते हैं जहां फादर ने अपने बच्चियों के साथ किया है, गलत किया है और उन्होंने अदालतों ने माना, वो जेल भी काट रहे हैं, उनको पनिशमेंट्स भी हुई हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है। लेकिन सवाल ये है ना कि अब 10 में से यदि 6 आदमी गलती करने लग जाए तो 4 आदमियों को जो बेचारे बेकसूर रही हैं उनके ऊपर भी कोर्ट का नजरिया यही रहता है। बिल्कुल सर, आप इतना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं तो चलिए थोड़ा राजनीति की तरफ चलते हैं। सर हाल ही में बिहार के नीतीश कुमार मतलब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचा है जी। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा विवादों में घिरा हुआ है जी। हम तो कैमरे में मीटिंग कर रहे हैं जी, कैमरा चल रहा है, उनका भी कैमरा चल रहा था, हमारी तो आवाजें भी जा रही है जी। और यदि मैं बात करते करते आपको कहूं, एक बेटा कहूं और आपके यहाँ टच करके हाथ लगा दूं बेटा, ऐसा तो नहीं होता जी। तो यदि ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही हो तो सामने वाला कहेगा जी वकील साहब ने एंकर के का हाथ पकड़ लिया जी। तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है। यदि मैं आपको बेटा एड्रेस करते हुए आपके हाथ पे रख रहा हूं तो वहां मेरी नीयत खराब नहीं है। तो हो सकता है नीतीश कुमार जी ने जो नीचे निकाब खींचा, वो क्या बातचीत हो रही थी, कन्वर्सेशन तो पता नहीं, कन्वर्सेशन नहीं पता। उसने कहा बेटा शक्ल तो दिखा, वेरी गुड। यदि उसकी एक बाप की बेटे वाली नीयत हो, एक सीएम बाप ही होता है स्टेट का, क्योंकि मैं नहीं समझता कि नीतीश कुमार जी जैसा आदमी चलते कैमरे में कुछ जानबूझ के ऐसी गंदी हरकत करेगा क्या? सर अक्सर नीतीश कुमार मतलब सुर्खियों में रहते हैं अपनी छोटी छोटी हरकतों को लेकर, कहीं किसी से कुछ कहते हैं कहीं किसी से, तो विपक्ष जो है वो बोल रहा है कि ये जानबूझकर किया गया है मुस्लिम महिला के साथ। ये देखो मुद्दे तो इनके और विपक्ष के पास होता क्या है, उसके पास तो मुद्दा उठाने के लिए और तो कोई रास्ता है। अब तो टारगेटेड, अब पता उन्हें मोदी को तो हिला नहीं सकते, अभी ये है, जब तक ये है, जब तक है सरकार को आप कुछ नहीं कर सकते। तो विपक्ष चुप बैठा रहेगा तो अदालतों में भी क्या होता, नया नया जब वकील आता है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होता है उनको ये कह रखा होता कि आपने किसी चीज को कंसीड नहीं करना दूसरी पार्टी की बात को, चाहे आप सही हो या गलत हो, आपने तो विरोध करना कि जो आप बोल रहे हो वो गलत है। और डिफेंस लॉयर भी यही करता है, जो प्रोसिक्यूशन कर रहा है वो गलत है।
चाहे वो सही कह रहा हूं। तो यही पोजीशन पक्ष और विपक्ष की है, वहां भी हम पक्ष और विपक्षी हैं। कोई सत्ता पक्ष है, कोई विपक्ष है। तो जो है ना वो एक दूसरे का विरोध ही करना, किसी की बात को मान लेने का मतलब तो ये होता है कि हम तो इसके साथ समर्पित कर गए। कल को मैं एक बेल एप्लीकेशन में आर्गू कर रहा हूं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कहते वकील साहब ठीक कह रहे सर, इस केस में बेल तो बनती है, जो मुझे अपोज कर रहा था, तो जज के माइंड में, दूसरे लोगों के माइंड में ये जाएगा कि पीपी मिल गया, इससे डिफेंस लॉयर से मिल गया, जबकि उसकी वो नहीं है, उसको लगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अब ये बात तो मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो मान नहीं सकता, मान लेगा तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी। यहाँ भी यही है, शशि थरूर मान रहा है दो बातों को, तो उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल चल रही है कि आदमी उनसे मिला हुआ। हाँ, शशि थरूर को मतलब आए दिन हम ये जो विपक्ष है वो मतलब ये कहते शशि थरूर भाजपा के साथ खड़े हैं, वो भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं। बाकी मुझे राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं है, ना मैं कभी कंटेस्ट किया, ना इलेक्शन किया, ना मेरे कोई मान है। चलिए, उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम कर रहे हैं। चलिए, बाकी यही है कि आज के समय में समय इतना खराब आ गया है जी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं, बीइंग ए मेल, और आप सीट पे बैठे हैं जी, और किसी महिला ने आपसे सीट मांगी, तो आप वो अपनी सीट को खाली करके उसे सीट ऑफर कर दें। ये ना हो कि कोई छोड़ा सड़क के जगह बना के उसे बिठाओ। आज वो समय नहीं है। कैसे सर? कुछ भी हो सकता है, आपको थोड़ी पता सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। किसी छोटे बच्चे से किसी की गोद में हो, सुंदर हो, तो प्यार मत जताओ। कोई लेडी महिला बच्चे को लेकर खड़ी है तो उस बच्चे को अपनी गोद में मत बिठाओ। इन हालातों को देखकर जो चल रहा है समाज में, जिस तरह से चल रहा, दूर रहो। आपको लगता है तो अपनी सीट छोड़ दो, उसे दे दो, बैठ जाओ, हाथ जोड़ के बैठ जाइए। क्योंकि मैंने 2-3 केसेस ऐसे किए हैं। अच्छा, क्या होता है सर इन केसेस में? मतलब उसने लगा दिया कि बच्ची के साथ इतना बदतमीजी की, गोद में ले गए। अच्छा, नीचे बस से उतरते ही उसने 2 केसेस है मेरे पास, 2 केसेस किए थे मैंने, और दोनों में कन्विक्शन हुई। क्या करोगे, एविडेंस ही नहीं है कोई, और वजह नहीं है। अब ये तो भगवान जाने उसने कुछ किया था या नहीं किया था, लेकिन सिर्फ उस 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के सफर के दौरान का ये इंसिडेंट है 2 केसेस में। सर जब कोई एविडेंस नहीं है तो फिर मतलब कैसे? बच्चे की टेस्टिमनी, माँ की टेस्टिमनी काफी है आजकल। सारा लोग पोक्सो एक्ट सारा यूं कह रहा है, किसी ने कह दिया वो सत्य है। आपकी ड्यूटी है, आप साबित करो कि आप बेकसूर हो। लो ये है, मेरे पास अब भी मैंने एक केस किया जिसका जजमेंट आना बाकी है। अच्छा, नहीं उसकी नहीं कर रहा मैं बात, वो दूसरा केस है। उसमें उस आदमी को जज साहब ने सब चीज मानने के बाद 5 साल की सजा की और उसे कटी कटी में छोड़ दिया। 5 साल की जेल हुई थी उसको। केस क्या था, एक स्वीपर था, स्कूल में सफाई करता था। स्कूल में एक 6 साल की बच्ची जी टॉयलेट गई। टॉयलेट जाने के बाद वॉशरूम गई होगी, वहां उसकी पोटी निकल गई। उसका अपना कहना है ये बच्ची का। अब उससे अपने हाथ धुले नहीं, उसने आवाज मारी, लेडी स्वीपर थी नहीं वहां। उसने देखा भैया स्वीपर खड़ा है, बोला भैया मेरे हाथ धुला दो। उसने उसके हाथ धुला दिए। उसके बाद वो बच्ची हंसती खेलती अपने घर चली गई। जी, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसने अपने हाथों से हाथ धुलाए या उसने कैसे क्या किया, या उसने खाली पानी डाला या क्या किया। बस चली गई। जी, उसने घर जाके अपनी मम्मी को कोई बात बताई होगी कि आज मम्मी मेरे साथ ये हुआ, मेरी पोटी निकली और अंकल भैया थे, उन्होंने मेरी पोटी से।
वो वहां से नाराज होके आ गई स्कूल कि तुम्हारे यहाँ मेल फीमेल स्वीपर क्यों नहीं है और मेरी बच्ची के हाथ एक मेल स्वीपर ने कैसे दिलवाए, मैं तुम्हारे स्कूल की करूंगी कंप्लेंट, ये होगा वो होगा। प्रिंसिपल मैडम ने पुलिस बुला ली और उस बंदे को पकड़वा दिया, एलिगेशन लगा दिए पेट टचिंग के, और उसने शुरू में काटी 4 साल 4 महीने के बाद उसकी जमानत हुई थी। अब मुझे इसमें बैड इंटेंशन, वक्त का प्रकोप या क्या कहोगे आप इसे? सर उसने तो हेल्प ही की है। और मैंने ये मुकदमा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा था क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसके बाप के पास, और जमानत भी हाई कोर्ट से जाके हुई थी। फिर जो दूसरे जज साहब आए जी, जिनके सामने फैसला हुआ, अरे कैप्चर्ड है सीसीटीवी में, सिर्फ अंदर का एपिसोड छोड़ के, अंदर कुछ गलत हुआ होता तो बाहर उसका कंडक्ट, ये बच्ची वहां से निकल के आती है और कैमरे में आ रहा है जी। फिर वो पानी के आगे उसमें हाथ धोती है, स्टार्टिंग डांसिंग, और डांस करती करती अपनी क्लास में चली जाती है। तो इसका मतलब उसके साथ अंदर तो कोई बदतमीजी हुई नहीं जी। फिर वो घर चली जाती है। तो सर जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी जजमेंट? क्योंकि बच्ची को टच करने वाला वीडियो थोड़ी था, वो तो टॉयलेट में था। अच्छा, वो टॉयलेट से बाहर आने के बाद उसका डांसिंग का है, उस कंडक्ट से लगाया गया कि ये चीजें तो अंदर कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, फिर बाद में कोर्ट ने कहा जो मिनिमम पनिशमेंट थी उसकी 5 ईयर पनिशमेंट की, और उसने 2 महीने और काटे होंगे जी। फिर वो बाहर आया, 20,000 रुपए फाइन भरा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने घरेलू हिंसा से लेकर बहुत सारी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे लेकर महिलाओं के मुद्दों को लेकर बातचीत की है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू।